नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से प्रीति शुक्ला, जिनका हाल ही में यूपीपीसीएसजे 2022 में सिलेक्शन हुआ है। प्रीति ने अपने इस एग्ज़ाम में 92 यानी 92 रैंक जो है प्राप्त करी है। प्रीति हमारे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रही है। प्रीति जी, मैं सत्येंद्र पूरी टारगेट फॉर आगे परिवार की तरफ से आपका कांग्रेचुलेशन विश करूंगा एंड भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। प्रीति, कैसा लग रहा है आपको अभी सिलेक्शन के बाद? तो सिलेक्शन के पहले तो मतलब सिलेक्शन के जस्ट बाद तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जिस दिन रिजल्ट आया, जी सर। तो उस दिन आप घर का क्या माहौल था और आपको आफ्टर जब आपने रिजल्ट देखा जी सर। तो फिर आपके क्या एक्सप्रेशन थे और घर वालों के क्या एक्सप्रेशन थे? सर रिजल्ट पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 बार इंटरव्यूज़ दे चुकी थी, तो सर जब रिजल्ट आया तो पहले तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि अभी नाम आ गया है। फिर उसके बाद सर घर वालों को बताया और बहुत थोड़ा इमोशनल मोमेंट था, घर का माहौल भी बहुत इमोशनल था, पर सर फाइनली सबको बहुत खुश हुए दोनों से। सर प्यारे साथियों, मैं प्रीति से अभी बात कर रहा था, ये स्पेशली अपनी मम्मी के साथ ऑफिस में आई है मिठाई देने। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँगा इनके बारे में जो मुझे भी नहीं पता था। इन्होंने जज बनने के लिए ये खुद ही बताएंगे आपको कि क्या क्या इन्होंने किया है। मतलब इससे पहले मेंस और इंटरव्यू दे चुकी हैं 3-3। इवन एक ऐसी लड़की जिनकी शादी हो गई है और शादी के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और जज बनने के लिए गुजराती सीखी, वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया। फिर तेलुगु सीखी आंध्रा में, वहाँ पर भी गई, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ और फाइनली अपनी डेस्टिनी पर पहुँच गई हैं और सफलता अब इन्हें चूम रही है और सफलता को इन्होंने प्राप्त कर लिया। मैं आपको सभी से कहना चाहूँगा कि इस पूरे इंटरव्यू को आप ज़रूर देखिएगा। प्रीति जी, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखूँगा मैं कंपेरेटिवली अदर इंटरव्यू से, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। एक तो प्रीति जी का जो रैंक है वो 92 आई है और वो भी 4th अटैम्प्ट में। मतलब आप देखिएगा, पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि इतने शिद्दत से यानी असफलताएँ मिलती गई लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अपने एकेडमिक कैरियर के बारे में थोड़ा एकेडमिक बताइएगा और किस तरीके से आपने स्टार्ट किया। जी सर। वो उसके बारे में। जी सर, मैंने 12th के बाद क्योंकि बीएससी किया था, तो बीएससी के बाद पहले जो आसपास के मेरे फैमिली में भी थोड़ा था कि टीचिंग के लिए जाना चाहिए, तो मैंने बीएड किया। बट सर क्योंकि मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा टीचिंग में, तो बीएड करने के बाद मेरा इंक्लिनेशन यही था कि टीचिंग में आई कैन नॉट बी अ वेरी गुड टीचर और आई वॉज नॉट वेरी डेडिकेटेड। तो सर इसके लिए फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे लॉ करना है। और सर लॉ कंप्लीट होने के बाद फिर क्योंकि प्रैक्टिस में मैं गई, मैंने 2-3 साल प्रैक्टिस किया सर। उसके बाद फिर 2018 से मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ कि उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन करना ही है। अच्छा, यस सर। तो फिर प्रिपरेशन के उस मोड में आप आ गए। यस सर। अब प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है, जी सर। तो पहले कौन से एग्ज़ाम आपने फॉलो किया? जी सर। और आप जैसे बता रही थी गुजरात और आंध्रा, तो वो क्या सरकमटेंस थी कि आप गुजरात आपको जाना पड़ा फिर आंध्रा आपको जाना पड़ा? सर क्योंकि 2018 से मैंने स्टार्ट किया था, तो 18 में क्योंकि यूपी जुडिशियल सर्विसेज आया था, तो मैंने प्रीलिम्स भी दिया था, ऑल्दो मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई। बट उसके बाद फिर यूपी की कोई वैकेंसी नहीं थी, तो जो अदर स्टेट्स की वैकेंसी थी मैं वहाँ पे अप्लाई करती थी। तो मैंने झारखंड का भी मेंस दिया था और उत्तराखंड का भी दिया था। और सर गुजरात के लिए जब क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी आई और मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए, तो सर मैंने गुजराती सीखी और एक नया लैंग्वेज सीख के फिर मैंने वहाँ पे दिया और मैंने वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया। और सर 2021 में भी और 2022 में भी लगातार मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए थे। एंड सर उसके बाद सर क्योंकि मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगा कि मतलब अब पता नहीं होना है कि नहीं होना है। पर फिर सर क्योंकि और कोई वैकेंसी आ नहीं रही थी मीन टाइम, तो मुझे लगा कि कहीं पे भी हो जाए। तो सर आंध्रा का आया था, तो क्योंकि आंध्रा में लैंग्वेज बैरियर है, तो हम वहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। वहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज है जो कि मैंडेटरी है क्लियर करना। तो सर मैंने तेलुगु के लिए मैंने क्लासेस लिया था ऑनलाइन और मैंने सीखा तेलुगु और मैंने वहाँ पे लैंग्वेज पेपर भी क्लियर करा था। ऑल्दो मैं लॉ नहीं क्लियर कर पाई क्योंकि मेरे अंदर था कि ये तो क्लियर ही नहीं हो सकता, तो मैं उतना फोकस ही नहीं किया लॉ को और तेलुगु। पर सर बाद में मुझे लगा कि मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और मैंने तेलुगु का पेपर भी लैंग्वेज क्लियर किया था वहाँ पे। वेरी गुड, रियली आई प्राउड ऑफ यू। आप देखिएगा कि मतलब तेलुगु सीख लिया और गुजराती भी सीख लिया और फाइनली होना यूपी में ही था। अब एग्ज़ाम यूपी पर आ जाते हैं। जी सर। मतलब आपने वो दिया, वहाँ पर आपको सफलता मिली, तो फिर यूपी की क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? मतलब प्रीलिम्स के लिए आप क्या रिसोर्सेज रहे, क्या आपकी रणनीति रही, और फिर आफ्टर प्रीलिम्स मेंस को लेकर क्या रहा?
सर क्योंकि यूपी तो मैं हमेशा से ही चाह रही थी कि अगर यूपी में हो तो, क्योंकि वेट तो वैकेंसी का हमेशा से ही था। फिर जैसे यूपी का आया तो प्रीलिम्स, और क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरव्यूज़ दे रही थी तो वो प्रीलिम्स अच्छे से मेरा क्लियर था। बट फिर भी सर वेयर एक्ट को बार बार, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत अलग हैं, जैसे माइनर एक्ट्स को ऐड किया गया है और थोड़ा रेवेन्यू कोड जो यहाँ के लोकल एक्ट्स हैं उनको भी पूरा चेंज किया गया है। तो मैंने पहले लोकल एक्ट्स के सारे मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर सर इंटरव्यू के लिए, जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब का वीडियोस बहुत सारे फॉलो किए थे। इनफैक्ट सर की वीडियोस टारगेट फॉर आईक्यू, ये भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। और सर फिर बेरेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट भी सर यूट्यूब से मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प लिया उसके लिए। और फिर करंट अफेयर जीएस को मैंने इसी तरीके से प्रिपेयर किया। और सब्सटैंटिव के लिए जो सब्सटैंटिव पार्ट है जीएस के लिए, उसके लिए तो हमें जैसे एनसीईआरटीज़, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि अगर मेंस में थोड़ा हमें बड़ा आंसर आता है तो हम प्रॉपर लिख सकते हैं उसको। तो उसके लिए आपको एक बार, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं एनसीईआरटी में तो वो बहुत बड़ा हेल्प प्ले करता है। तो सर प्रीलिम्स के लिए तो आपको पढ़ना ही है, चाहे जीएस का पार्ट हो गया, और लॉ के लिए डायरेक्ट लॉ, तो मतलब लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो आई थिंक वो सबसे मस्ट है। तो सर वो कंप्लीट करने के बाद फिर मेंस के लिए ये स्ट्रैटेजी है कि अगर प्रॉपर नोट्स नहीं है तो मुझे लगता है मेंस कभी क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि 2018 में जब मैंने दिया था एग्जाम तो उस समय मेरा प्री तो बहुत आराम से क्लियर हो गया था, पर मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि मेरे पास नोट्स नहीं थे। तो ये भी रीज़न था कि मैं एग्जाम में मेंस के टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो सर मुझे ये लगता है कि मेंस के लिए अगर आप इवन इनफैक्ट प्री के टाइम पे ही, प्री के पहले भी अगर आप मेंस का सारा नोट्स बना लें, चाहे लोकल का हो चाहे करंट अफेयर का हो, तो मेंस के टाइम पे बस आपको रिवाइज करना है। चाहे भले ही आप नोट्स बनाने के लिए 3-4 दिन एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन प्रॉपर नोट्स, प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा आंसर हम लिखेंगे, कितना प्रिसाइज लिखेंगे, वर्ड लिमिट रहेगा, तो उसकी वजह से ही मेंस में मार्क्स मिलते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेंस बाद में कर लेंगे भैया, हम तो पहले प्री कर रहे हैं। यस सर। आपका क्या कहना है इस पर? सर मुझे ये लगता है कि आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो वहाँ पे टिक करना है तो आप कर लेंगे। और अगर आपने बेरेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, बार बार मगअप किया है, तो बहुत इजी होता है। लेकिन मेंस में क्या होता है कि आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन में कितना लिखना है। अगर एक क्वेश्चन होता है, इनफैक्ट अगर कहीं से कोचिंग भी लिया है तो कोचिंग लेने के बाद भी हमें पता होना चाहिए कितना प्रिसाइज उसका आंसर लिखना है। क्योंकि अगर हम एग्जामिनर को भी देखें तो हर इंसान अपना काम कम करना चाहता है, तो एग्जामिनर के लिए ज़्यादा बेटर होगा कि अगर एक ही पेज में उनको सारे रिलेवेंट पॉइंट मिल गए। तो आपने क्या किया इसके लिए? सर मैंने प्रिसाइज नोट्स बनाए थे, चाहे सीआरपीसी के हो चाहे सीपीसी के हो। मैंने हर क्वेश्चन जो पास्ट ईयर के आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट में मेंस के आए हुए हैं, तो मैंने उसका एक कॉपी में सारे आंसर बना लिए थे प्रिसाइज, कि अगर एफआईआर आ गया तो एफआईआर का इतने में मेरा पूरा रिलेवेंट पॉइंट आ जाए, कि की पॉइंट्स होने चाहिए। तो आपने काइंड ऑफ सिनॉप्सिस छोटे-छोटे यस सर, यस सर। तो वो आपके प्री के साथ-साथ मेंस के लिए यस सर, वो बहुत हेल्पफुल रहा। कोई एक शब्द, कोई एक वर्ड जो आप प्रीलिम्स देने वाले साथियों को बताना चाहेंगे कि भाई ये कर लो, प्रीलिम्स निकल जाएगा? बेरेक्ट बस सर, बस बेरेक्ट। और जीएस के लिए? सर जीएस के लिए प्रतियोगिता दर्पण, और सर यूट्यूब वीडियोस सर, जैसे टारगेट फॉर आईक्यू या फिर और भी बहुत सारे कोचिंग के यूट्यूब वीडियोस हैं, तो उसको हम करंट अफेयर वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण तो हमेशा पढ़ना ही चाहिए। और सर बाकी हम थोड़ा थोड़ा भी अगर मतलब आधे घंटे भी अगर हर दिन थोड़ा एनसीईआरटी पे दे दें, या थोड़ा जो सब्सटैंटिव पार्ट क्लियर करने के लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, तो मुझे लगता है बहुत आसानी से हो जाता है क्लियर। और मेंस के लिए? मेंस के लिए सर नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिसाइज और राइटिंग प्रैक्टिस तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम स्पीड ही नहीं बनाएंगे, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा कंटेंट आता है कि हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने सारे क्वेश्चन ही नहीं किए, तो भले ही आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया 10 नंबर का, किसी ने अगर सबसे खराब आंसर भी लिखा है तो भी उसको 2-3 नंबर तो मिलेगा, तो हम 2-3 नंबर तो ऑलरेडी पीछे हो गए। तो इसीलिए स्पीड, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमारी स्पीड मेंटेन होती है। अब मेंस में उत्तर प्रदेश में लैंग्वेज का पेपर भी आता है, यस सर, आपको पता ही होगा, और इस बार तो हिंदी लैंग्वेज हो गया। आपने लैंग्वेज के पेपर की तैयारी कैसे की? सर जैसे कि बहुत सारे एसेज होते हैं अलग अलग, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, तो मैंने हमेशा मैं एसे जैसे कि राइट टू प्राइवेसी पे एसे हो गया, या फिर 377 पे हो गया, तो मैंने बहुत सारे एसे प्रिपेयर कर लिए थे, और उन सब के भी मैंने की पॉइंट्स प्रिपेयर किया था कि स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप 10 एसे भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो अगर जैसे एनवायरनमेंट है, आजकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे दिमाग में था कि एनवायरनमेंट तो मुझे प्रिपेयर करना ही है, जो कि
इससे आसपास भी अगर कोई आ गया तो मैं उस पर लिख लूंगी। और सर यही हुआ, मीन्स में इन्वायरमेंट पे आया था तो मैंने वही चूज किया था। तो कुछ टॉपिक्स है जो मैं चूज करना ही पड़ेगा, चाहे वुमेन से रिलेटेड हो गया, चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उसमें भी मैं कहूँगी कि की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके आप उसके प्रैक्टिस कर लीजिए। ट्रांसलेशन के लिए कैसे क्या आपने? ट्रांसलेशन सर इस बार मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया था, क्योंकि 2018 में मैंने ऐसे ही मैं चली गई थी, तो मेरी लैंग्वेज पेपर मेरा बहुत ख़राब हुआ था, एंड दैट वाज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाई। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट प्रेसाइज जो प्रेसी राइटिंग आती है, मैंने उसको 2-3 बार मतलब कई बार मैंने उसको प्रैक्टिस किया था कि मैं कितना शॉर्ट करके 1/3 उसका कर पा रही हूँ। तो प्रैक्टिस हर चीज़ की, चाहे आप 3 बार ही प्रैक्टिस करें, बट सर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सर। लैंग्वेज का हो गया। लोकल लॉ पेपर के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या सोर्सेज थे आपके, क्या Yes, sir. रणनीति थी? सर लोकल लॉ पहले क्या होता था, मुझे लगता था कि एक बुक आती है तो मैं बुक के नोट से पढ़ लूंगी, बट सर वही बात है कि जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे, मुझे लगता है वो इतना इजी ही नहीं बन पाता पढ़ने के लिए। तो मैंने इस बार यही किया था कि मैंने सारे जो भी मेरे लोकल लॉज हैं मैंने उन सबके नोट्स बना लिए थे। जितने भी क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, उन सबके मैंने नोट्स बना लिए थे। तो मैं और उन क्वेश्चन को मैं हर दिन आधा घंटा दे के, मेरा मतलब ये था कि एग्जाम के 2 महीने पहले मुझे आधे घंटे रोज रिवाइज करना है। तो अगर आधे घंटे भी रोज रिवाइज करें, एक बार बस गो थ्रू जाना है, तो फिर उससे वो आपके लिए नया नहीं होगा। एग्जाम में भी ये रहेगा कि यार इतनी बार रिवाइज कर लिया, एक बार और देखना है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। लॉ पेपर्स के लिए आपके चाहे सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ हो या फिर लोकल लॉ, सोर्सेज क्या रहे थे? सर बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं जिसमें कि जैसे कि टकवानी हो गया, या फिर टॉट के लिए जो बुक हो गई। तो अगर हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, हम शुरुआत में जब हम नोट्स बना रहे हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तब तो हमें टेक्स्ट बुक से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। बट उसके बाद मैं कहूँगी कि बेरिक्ट इज, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, बेरिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनफैक्ट अगर हम नोट्स भी बना रहे हैं, हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया, बट हम प्रिसाइज बनाने के लिए हमें बेरिक्ट से ही लिखना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर बेरिक्ट के पहली, मान लीजिए सेक्शन 5 का है, हिंदू मैरिज एक्ट का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें पहली लाइन से भी, क्योंकि यूपी में एग्जैक्ट बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उससे रेफर करके कोई क्वेश्चन बना के आ जाता है। तो पास्ट ईयर जितने क्वेश्चन हैं उनसे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो मैंने पास्ट मैंने 1992 से लेके मैंने पूरे जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैंने सारे एक बार गो थ्रू हुई थी, और उससे ले लेके क्या क्या टॉपिक रेलिवेंट है मैंने नोट्स बनाया था। चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, चाहे जितने भी लोकल लॉ है, मैंने सबके उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाए थे। यस सर। प्यारे साथियों, प्रीति जी ने बताया अभी कि नोट्स बनाना कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप मुख्य परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी कोई लमसम आइडिया दीजिएगा कि पर डे इतने पेज लिख लो भाई तो काम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहूँगी कि नोट्स तो बनाना है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है एवरी डे रिविजन। अगर मैंने कोई बना लिया टारगेट कि आज मैंने कल ये पढ़ा है, तो मुझे ये रिवाइज करना है कि उसमें गैप ना पड़े, कि मैंने जो लिखा हुआ है, मैंने जो नोट्स बनाया है, उसको मैंने कितनी बार रिवाइज किया है, कि बिल्कुल मेरे टिप्स पे रहे, कि अभी भी मुझसे कोई कहे कि मैं आंसर लिख दूँ तो मैं लिख दूँ। तो मुझे लगता है नोट्स अगर आपने बनाए हैं, पर उन नोट्स के क्या 5 की पॉइंट्स है जो आप कभी भी बताने के लिए रेडी हैं। वेरी गुड। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि कोई नया है, मान लीजिएगा पहली बार है, यस सर। तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे कि भाई शुरू में इतने पेज लिखना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, एक मिनिमम, मतलब हाउ मच पेज, कितने, मतलब आपके अकॉर्डिंग? सर ऐसे में 10 पेजेस अगर हम हर दिन लिख रहे हैं तो काफी हो जाएंगे। बहुत हो जाएंगे। yes, मतलब सर। ये भी अगर 10 भी करेंगे तो आप बहुत लोगों से आगे निकलेंगे। बिल्कुल, और सर स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन हो जाएगी एग्जाम में। ये नहीं होगा कि क्वेश्चन छूट गया। अच्छा, प्री के नोट्स अलग बनाने चाहिए, मेंस के अलग, या एक ऐसे ही बना लो जो दोनों में काम करते? मुझे लगता है एक ही नोट्स अगर होगा तो वो दोनों में काम आएगा। तो इसीलिए प्री के पहले जब हम नोट्स बना रहे हैं, उसमें एक ही कॉपी सेलेक्ट करें, और उसी को हम इतना ज्यादा टाइम देके बनाएं कि यही नोट्स हम 30 बार पढ़ें, इंस्टेड ऑफ कि हमने 30 कॉपियों में अलग अलग नोट्स बना लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टाइम देके, चाहे आप एक सब्जेक्ट का नोट्स हम 15 दिन में बनाएं, लेकिन हम बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं कि हम बार बार उसी को पढ़ें। अच्छा प्रीति जी, ये बताइए, चलिए ये तो मेंस की बात होगी आपकी। जी सर। और मेंस देके जब आप बाहर आए, आपको लग गया था कि मेंस हो जाएगा? हाँ सर, मेंस मुझे लगा था, क्योंकि सर मैंने मेंस, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग मुझे पता था कि कैसे लिखना है, और क्योंकि मेरा चौथा मेंस था, चौथा मतलब मेंस क्लियर होने, 3 ऑलरेडी मैंने मेंस क्लियर कर लिए थे, तो मुझे ये बात का श्योर था कि मेंस तो क्लियर हो जाएगा। आई डोंट नो कि मार्क्स कैसे आएंगे, बट मेंस का मुझे आई वाज श्योर कि हो जाएगा मेंस क्लियर। फिर उसके बाद इंटरव्यू आता है। यस सर। आपका क्या था उस पर पॉइंट? इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करी
और किसी भी कैंडिडेट के लिए जिसने मेंस क्वालिफाई किया है उसके लिए मॉक इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है? यस सर। सर क्योंकि मेरे साथ ये 3 बार मैं इंटरव्यू से वापस आ चुकी थी जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो सकी थी, तो मेरे लिए इंटरव्यू एक बहुत बड़ा रोल था। मुझे प्रीलिम्स और मेंस का टेंशन कभी नहीं होता था। मुझे लगता था प्रीलिम्स तो मैं कर लूँगी या मेंस तो मैं कर लूँगी, पर मुझे लगता था कि मैं इंटरव्यू में क्या होगा, और यही था कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि मैं फाइनल सिलेक्शन मेरा होगा। बट सर इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगी कि इंटरव्यू के लिए भी एक्चुअली नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में जब मैंने बनाया था तो मैंने तभी से नोट्स की शुरुआत की थी। लेकिन सर मेरा फीडबैक शायद इतना बेटर नहीं मिला था, और मैंने कहीं से कोचिंग भी नहीं लिया था, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस चाहे इंटरव्यू के लिए। तो जब मैंने 3 बार मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तो मुझे ये लगा कि शायद मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड सर फिर टारगेट फॉर IQ मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ पे जो इंटरव्यू के टाइम पे जितने नोट्स आप प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे जितने भी प्रोबेबल टॉपिक हैं, तो सर उससे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया कि इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतना ढेर सारा पढ़ने के लिए है, पूरा मतलब इस लाइक का समुंदर है, तो हम समुंदर में से क्या इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए पढ़ने के लिए, तो वो एक गाइडेंस मुझे यहाँ से मिला, और सर वो मुझे बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि फीडबैक ही था जिससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस और मुझे इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि यही एक चीज़ थी जो मैं लैक कर रही थी। तो मैं सर मुझे लगता है कि अगर हर इंच किसी ना किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसी के सक्सेस में, तो ये एक मॉक इंटरव्यू मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्प किया। अच्छा, किसी भी साथी के लिए मॉक इंटरव्यू देना ज़रूरी है, हाँ या ना, ये बताइए। यस सर। सब मुझे लगता था कि ज़रूरी नहीं है, और यही रीज़न था कि 3 बार मैंने नहीं दिया, मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था। पर इस बार मुझे लगा कि ज़रूर सर, कभी कभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में देते हैं, हमारा क्लियर हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मॉक इंटरव्यू ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर हमें पता नहीं चल पा रहा है हमारी गलतियां क्या है, हम कहाँ लैक कर रहे हैं, जैसे जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं 3 बार से मेरा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि शायद मैं कहीं लैक कर रही हूँ, या कुछ तो है जो मैं नहीं क्लियर कर पा रही हूँ। तो ये रीज़न था कि मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किया, और बाय गॉड ग्रेस मैं सक्सेसफुल रही। वेरी गुड। अब आते हैं रियल इंटरव्यू की बात। यस सर। वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर रियल इंटरव्यू सर मेरे लिए काइंड ऑफ मॉक की तरह ही रहा, क्योंकि जैसे जो पैनलिस्ट जैसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मॉक इंटरव्यू देने के बाद वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ऐसे ही बात करेंगे या ऐसे ही बोलेंगे। तो मेरे लिए रियल इंटरव्यू भी मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था, तो मुझे बहुत उसमें डर नहीं लगा और मुझे अच्छा लगा। जैसे कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थे, कुछ बताना चाहेंगे? यस सर। सर क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे कि मेरा इंटरव्यू प्रॉपर वुमेन रिलेटेड क्वेश्चंस पे थे, जैसे कि मैरिटल रेप या फिर ट्रांसजेंडर्स मैरिज, जो सुप्रीम कोर्ट के भी लेटेस्ट जजमेंट आ रहे हैं, तो वो होना चाहिए कि नहीं, या फिर डावरी कितना इंपॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में। सर इस टाइप से रिलेटेड सारे वुमेन्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो आपको? हाँ सर, मुझे लगता है कि लॉ के क्वेश्चन, क्योंकि हम इतना मगअप करते हैं, तो इनफैक्ट मैंने सारे आंसर्स मुझे बहुत, जो कि हम जो ऑक्यूपाइड होते हैं माइंड में, वो इजी होता है। बट जैसे कि लॉ के क्वेश्चन कभी कभी वो पूछ लेते हैं एकदम इंस्टेंट और हमें याद नहीं आ पाता है। तो एक लॉ का क्वेश्चन था जो आई कुडंट आंसर, जो कि वही एक चीज़ है जो मेरे इतने टिप्स पे है। तो मुझे लगता है एक दिन पहले भी इतना ज़्यादा रश नहीं करना चाहिए कि हम एकदम ब्लैंक हो जाएं उस क्वेश्चन पे। इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सॉरी बोलने से इंटरव्यू खराब हो जाता है, आपका क्या कहना है? सॉरी पार्ट है इंटरव्यू का, बोल देना चाहिए या नहीं? तो सॉरी तो बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ पे वो तुरंत जंप कर देंगे दूसरे क्वेश्चन पे, तो आपके उस क्वेश्चन पे जजमेंट ही नहीं हुआ। तो उस पे पैनिक होना बेवकूफ़ी है सर बिल्कुल सर, मुझे लगता है क्योंकि आप गलत बोलेंगे तो उस पे जजमेंट हो रहा है, सॉरी बोलने के बाद तो आप सेफ हो गए, तो उस पे पूछेंगे ही नहीं। प्रीति, ये बताइए कि आपने जज बनने के लिए, सपना पूरा करने के लिए यस सर। गुजराती सीखी, यस सर। तेलुगु आपने सीखी, यस सर। फाइनली आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में भगवान ने आपकी सुन लिया। जी सर। अब मुझे बताइए कि जैसे उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया और यूपी हो गया, तो यहाँ पर लॉ के साथ साथ जीएस का भी बहुत बड़ा रोल है। जी सर। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर क्योंकि बिहार हो गया, चाहे यूपी हो गया, चाहे उत्तराखंड, इसीलिए लोग बोलते हैं बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम डे टू डे जो करंट अफेयर्स है, डे टू डे क्या लाइफ में चल रहा है, अगर हम इसको पढ़ लेते हैं, तो बल्कि ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो होना ही चाहिए लॉ में। तो ये चीज़ अगर हम रेगुलर, अगर सर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स भी अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, तो मुझे लगता है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आप कंटिन्यूटी रखें, बस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। प्रीति, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे?
सर मेरे शादी के पहले तो मेरे मम्मी और पापा मेरे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि वही थे मोटिवेटिंग फैक्टर जो हमेशा बोलते थे कि नहीं होगा होगा होगा। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड उन्होंने मुझे बहुत कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया था, चाहे प्री हो चाहे मेंस का। तो मेंस में कैसे आंसर राइटिंग लिखना है वो मुझे उन्होंने सिखाया, कि कैसे प्रिसाइज कितना हमें लिखना है। तो मुझे लगता है वो एक गाइडिंग फैक्टर रहा मेरे लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए, एज ए वुमेन आप उन लड़कियों को या महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली वो, जैसे आप मैरिड हैं वो लेडी, कि जिनकी शादी हो चुकी है परंतु उनका सपना आप ही की तरह था मजिस्ट्रेट बनना, परंतु वो अब पारिवारिक चीज़ों में आ गई हैं, सामाजिक स्तर की बात करें, सोशल स्टेटस आ गया है उनका, तो पारिवारिक जिम्मेदारी उन पर आ गई है। एक तरफ परिवार है, ससुराल है, एक तरफ उसके सपने हैं, इसको कैसे मैनेज करें? मुझे लगता है कि अगर हमने पढ़ाई करी है, हमने कोई सपना देखा है, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसको उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं, तो वो भी शायद हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, जैसे सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या दूसरों के लिए मोटिवेशन बन रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो फैमिली के साथ साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें और थोड़ा थोड़ा अगर हम स्टार्ट करें, तो बाद में जब रिजल्ट आता है तो वही फैमिली भी बहुत प्राउड होती है और उनको भी यही लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो डिसीजन को सही प्रूव करना हमारे हाथ में है। अगर हमने डिसीजन ले लिया है और हमने अगर एक बार डिसाइड कर लिया है, तो मुझे लगता है कि उसको हमें करना चाहिए। अब मान लीजिएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे परिवार शादी के बाद नहीं सही मिल पाते, थिंकिंग मैच नहीं हो पाती। जी सर। ऐसे में आपका क्या स्टेटमेंट होगा कि मान लीजिएगा उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या फिर लाइक मान लीजिएगा हस्बैंड ही उनके सपनों के सपोर्ट नहीं कर रहे? जी सर। ऐसी सिचुएशन में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है सर, ऑल्दो बहुत मुश्किल है, मे बी मैं इतना प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मेरा सजेशन मुझे नहीं पता कितना रिलेवेंट है या कितना सही है, पर मुझे लगता है कि अगर हम जिम्मेदारियों को जैसे हम सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो हमारा खुद के प्रति भी एक जिम्मेदारी है, जो कि खुद को खुश रखना या खुद के सपनों को भी पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टाइम हमें निकालना चाहिए, कि चाहे हम आधे घंटे निकालें, मुश्किल है, बट अगर एक बार परिवार भी देखता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं या कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक पॉइंट के बाद वो भी सपोर्ट करते हैं। या फिर शायद सब लोग बहुत लकी नहीं होते हैं कि फैमिली बहुत अच्छा मिले, बट फिर भी अगर खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे तो वो चीज़ बाद में उनके लिए भी पॉजिटिव होता है सर। अब मुझे बताइए कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और काफ़ी अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है जी। आप लकी हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, इवन आपका भी लास्ट अटेम्प्ट है। आप मुझे बताइए कि उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका जो अपने एक कंपटीशन के अंतिम पड़ाव पर है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे हों जिनके प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, और वो मुझसे भी बहुत इंटेलिजेंट हो या किसी से भी बहुत इंटेलिजेंट हो, बट डिफरेंस बस यही होता है कि वो अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ या मेंस क्लियर नहीं हुआ 2 बार 3 बार, तो हम गिव अप कर देते हैं, हमें लगता है ये हमारे नसीब में ही नहीं है। बट अगर हम कंसिस्टेंट रहें और उस चीज़ को करते रहें कि हमारे मन में है कि नहीं, जब तक नहीं होगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो अगर हम बार बार सब प्रयास करते हैं, उस डिसीजन को हम बिल्कुल कर लें कि नहीं, हमें इसको सही प्रूव करना ही है। तो अगर एक बार डिसीजन ले लिया है कि प्रिपेयर करना है, तो अब उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड होना चाहिए कि नहीं, मैं इसको प्रूव करूंगा, चाहे भले ही प्रीलिम आज नहीं क्लियर हो रहा है। हो सकता है सर मैं जिस स्टेज पे हूँ, ये मैं जिस स्टेज पे पहले थी और जो मैं आज हूँ, हो सकता है जब मेरा क्लियर नहीं हो रहा था वो kiसी और का इस समय सिचुएशन हो, बट बाद में आज मेरी सिचुएशन आए, कल किसी और का भी सिचुएशन आएगा। तो वो चीज़ मैंने फेस किया है, तो मैं एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि मतलब फेलियर जब मिलता है तो बहुत ख़राब लगता है हमारे नसीब में ही नहीं है या फिर ऐसा लक काम नहीं कर रहा है, पर सर ये अब मुझे विश्वास हो गया कि सक्सेस भी मिलती है। बिल्कुल, और अगर हम करते हैं। अच्छा प्रीति, लास्ट में आप कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्यारे व्यूवर्स को बताना चाहें, खासकर उन सभी के लिए जो भी फ्रेशर हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, जज बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है?
जनरली ये एक हमारे मन में प्रीजुडिस एक माइंड होता है जिसमें हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छे स्कूल से नहीं हैं या फिर हमारे अच्छे परसेंटेज नहीं हैं या फिर हम अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे भी 10th-12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो एक हमें लगता है शायद हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हम ऐसे सपने देख सकते हैं। बट अगर आपने एक बार सपना देखा, सबसे पहली बात कि बहुत बड़ा सपना देखिए, आप छोटा देखिए मत, वो एक पाप है छोटा सपना देखना। और अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तभी हम ट्राई करते हैं उसके लिए। तो अगर आपका पास्ट कुछ मैटर नहीं करता, आप कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कैसे आप पहले इंटेलिजेंट थे या नहीं, अगर आज से ही मेहनत करते हैं और आज से ही अगर हम हर दिन थोड़ा 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 थोड़ा, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे हम कोई काम कर रहे हो, बट एक डेडिकेशन हर दिन करना है। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है, किसी भी स्टेट की आ रही है, तो जस्ट ट्राई करने के लिए, क्योंकि हम जिससे फ्लो में रहें, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लो में रहिए। किसी चीज़ का वेट मत करिए जब हम वैकेंसी आएगी तब हम देंगे, क्योंकि उसके चक्कर में वो पूरा गैप हो जाता है। तो अगर फ्रेशर भी हैं, अगर स्टार्ट किया है तो कंसिस्टेंट रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ हैं प्रीति शुक्ला, जिनकी रैंक 92 है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल जज बनी है। प्रीति हमारी ऑफिस में आई अपनी माता जी के साथ। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं अगेन सत्येंद्र टारगेट फॉर IQ की पूरी टीम तरफ से आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। एंड प्रीति जी बहुत ही इंटेलिजेंट और वर्सेटाइल मुझे लगी, बिकॉज काफ़ी इन्हें मुझे कम्युनिकेशन करके पता लग गया था। आई थिंक आपने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था कि प्रैक्टिस की है। मैंने मतलब 2 से 3 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस के दौरान मुझे, क्योंकि मैंने इतने जजेस को देखा अपने सामने, तो वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर हुई। वहाँ पे मुझे लगा कि सर मेरे आइडियल जैसे। कभी मैं तो यही चाहूँगा भगवान से कि डेफिनेटली जब आप उस स्टेज में सुप्रीम कोर्ट गई थी, एक दिन आप सुप्रीम कोर्ट की जज बने। मैं तो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। एंड अगेन, यदि प्यारे साथियों आपका कोई क्वेश्चन है प्रीति जी से, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर आप लोगों को प्रीति जी के माध्यम से करा दूंगा। इसी तरह की सक्सेस स्टोरी आप लोगों को टारगेट फॉर IQ चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।